गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें से आपके नीट में अप्रॉक्सीमेट या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और मिनिमम 1 तो होता ही है। लेकिन जी में 1 क्वेश्चन तो होता ही है आपकी इस सॉल्यूशन चैप्टर में से। तो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन तो पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों आपके। सॉल्यूशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। तो इसको एक सिंपल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन solution is the homogeneous mixture of 2 or more component। ठीक है ना। 2 या मोर कंपोनेंट का ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बच्चों आपके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपकी सॉल्यूट और दूसरा होता है आपके सॉल्वेंट। सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट हम किसको बोलेंगे? which is less in amount, less in amount। या अमाउंट का मतलब है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। लेस इन अमाउंट यानी कि इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अमाउंट का मतलब ये इन टर्म्स ऑफ मोल। ओके। और सॉल्वेंट क्या बच्चों आपकी? एक्सेस इन अमाउंट, एक्सेस इन अमाउंट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। और यहाँ भी अमाउंट हम मोल्स के फॉर्म में ही कंसीडर करें। ओके। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके जरिए हम यहाँ पर समझते हैं। एक एग्जांपल यूज करता हूँ बच्चों यहाँ पर मैं। 180 ग्राम यूरिया present in 90 ग्राम वाटर। ओके, 180 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 90 ग्राम वाटर। तो इसमें से मुझे पहचानना है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मास देख करके अगर बात करते हैं, अमाउंट देख करके, तो यूरिया यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको? एज ए सॉल्वेंट नजर आ रहा है और वाटर आपको यहाँ पर सॉल्यूट नजर आ रहा है। लेकिन हमें अमाउंट या इन टर्म्स ऑफ मोल बतानी है। ठीक है ना। तो यूरिया का 180 ग्राम यूरिया का जब हम मोल्स निकालेंगे बच्चों, तो वो मोल्स आता है आपके 3 मोल्स। ओके, कितना आता है आपकी? 3 मोल आता है। और 90 ग्राम वाटर का जब हम निकालेंगे तो 90/80 मोलर मास का डिवीजन करेंगे, तो इसका जो मोल आता है वो आता है 5 मोल। ओके, अब बच्चों आप खुद डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर मोल किसके कम है। जिसके मोल कम होंगे यानी कि वो होगा सॉल्यूट, और जिसके मोल ज्यादा होंगे वो होगा आपके सॉल्वेंट। क्लियर बेटा आपके? तो इससे से हम यहाँ पर यानी कि समझ सकते हैं कि भाई कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर यूरिया क्या होगा? यूरिया होगा इस जगह आपकी सॉल्यूट, और ये आपके वाटर होगा वो होगा सॉल्वेंट। क्लियर बेटा ये चीज? ओके। तो इससे से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, आपके सॉल्यूशन में कंपोनेंट के बेसिस पर
हम बताएंगे कि क्या कितने सॉल्यूट होंगे और कितने सॉल्वेंट होंगे। ओके, तो देखिए कोई भी आपका सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे उसमें आपकी कंपोनेंट 3 हो या 4 हो या 5 हो या जो भी हो, उसमें आपकी जो वाटर होगा वो आपकी क्या होगा, हमेशा सिंगल ही होगा। ठीक है ना, वाटर सॉरी जो सॉल्वेंट होगा वो आपका ऑलवेज क्या होगा, आपकी उसका वन ही कंपोनेंट होगा, सॉल्वेंट ऑलवेज वन होगा। ओके, लेकिन आपके जो सॉल्यूट है वो आपकी यानी कि मोर देन वन कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो मोर देन वन कंपोनेंट होंगे, तो जैसे यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं सॉल्यूशन कंपोनेंट। सॉल्यूशन कंपोनेंट मान लो, अगर मान लो 2 है तो उसमें आपके सॉल्यूट 1 होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, वो भी 1 होगा। सॉल्वेंट तो ऑलवेज 1 ही होगा, ये ध्यान रखना हमें। अगर मान लो ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट मान लो 3 है, तो सॉल्वेंट तो 1 ही होगा, लेकिन सॉल्यूट बच्चों आपके कितने होंगे, 2 होंगे। मान लो बाय द वे आपका क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है, 4 कंपोनेंट है उसमें क्वार्टरनरी में, तो उसमें सॉल्वेंट तो 1 ही होगा, लेकिन सॉल्यूट क्या होगा, आपकी 3 कंपोनेंट्स होंगे उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होता है, सॉल्वेंट ऑलवेज 1 होगा। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा, आपकी 1 होगा। ओके, नेक्स्ट चीज क्या बच्चों आपकी, कि किसी भी सॉल्यूशन की जो नेचर है वो ऑलवेज आपकी किस पर डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की नेचर पर डिपेंड करती है कि सॉल्वेंट का नेचर क्या है। ठीक है ना, अगर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो वो सॉल्यूशन सॉलिड ही होगा। ठीक है ना, अगर सॉल्वेंट की नेचर आपकी लिक्विड है तो वो सॉल्यूशन आपके क्या होगा, लिक्विड होगा। अगर सॉल्वेंट की नेचर गैस है तो वो सॉल्वेंट आप वो सॉल्यूशन क्या होगा, आपकी गैसेस होगा। ओके, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पॉइंट बनता है बच्चों आपकी, नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे से आपकी हम सॉल्यूशन की नेचर को सॉल्वेंट के बेसिस पर हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपके कुछ जैसे सॉल्यूशन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपकी कितनी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं कुछ सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। सॉल्यूशन जैसे लिक्विड प्लस लिक्विड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, वाटर प्लस अल्कोहल, ये लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। दूसरा आपके गैस प्लस गैस, गैस इन गैस। ओके, सॉल्यूशन तो ये हो गया आपका एयर, एग्जांपल हो गया आपके सॉलिड प्लस सॉलिड, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। ओके, तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, तो इसका एग्जांपल है आपकी एलॉयज। ओके, अब लिक्विड को मैंने डिसॉल्व किया किसमें, गैस में, सॉरी गैस को, यहाँ गैस आपकी क्या है, सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, तो यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसका एग्जांपल है आपकी कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स एग्जांपल है आपकी। ठीक है ना,
और लिक्विड आपका सॉल्वेंट है, और इसमें मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया है सॉलिड। तो इसका सबसे एग्जांपल अच्छा है NaCl प्लस वाटर। NaCl क्या है, सॉलिड है, वाटर में इसको डिजोल्व कर दिया तो आपके NaCl सॉल्यूशन बन जाएगा। ये कुछ एग्जांपल थे आपके सिंपल से, ठीक है ना। ओके, तो ये सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं आपके। अब नेक्स्ट है आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को हम डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन से यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे आपकी मोलारिटी है, मोलैलिटी है, फॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी है। ओके, मोल फ्रैक्शन है, आपकी परसेंटेज वेट बाई वेट है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ है। ये सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म्स है बच्चों आपके। तो यहाँ पर हम वन बाई वन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स का स्टडी करेंगे। ओके, तो कौन कौन सी है मैं यहाँ पर आपके वन बाई वन स्टडी करवाऊंगा। ओके, ठीक है। तो पहली कंसंट्रेशन टर्म से आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल M से। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ओके, अब इसके अंदर इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं आपकी मोलैरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाता है अच्छा सा प्यारा सा, और वो है N सॉल्यूट अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। ओके, ये इसको सिंबॉलिक फॉर्म में NY V भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट बना सकते हो बच्चों। N क्या है यहाँ पर, मोल है, ठीक है ना। ओके, और वॉल्यूम इन लीटर है तो मोल पर लीटर, इसके यूनिट आप बना सकते हो। ओके, तो ये बात हुई आपकी यहाँ पर मोलैरिटी कंसंट्रेशन की बात होगी बच्चों आपकी, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर नॉर्मेलिटी टर्म्स। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। इट इज नंबर ऑफ ग्राम equivalent of solute present in 1 liter solution, present in 1 liter solution, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का एक अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला बन जाता है। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute upon volume of solution, किसमें बच्चों, आपकी लीटर में। ठीक है, ये आपकी बन गया। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करोगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि W बाई ए, इससे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले सकते हैं।
तो बच्चों इस चीज को हम फॉर्मूले में रख सकते हैं, W/E, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह W/E रख सकते हैं हम। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W/E मल्टीप्लाई V। ये होगा हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। बच्चों अगर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए मोलैरिटी का यहाँ पे क्या था, मोलैरिटी इक्वल हम यहाँ रख सकते हैं एन की जगह W/MW मल्टीप्लाई V। ओके, ऐसे रख सकते हैं ना। नंबर ऑफ मोल्स की जगह अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रख दिया मैंने। ठीक है, तो इस मोलैरिटी के फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। या इसको ऐसा कर लीजिए, ये N मल्टीप्लाई MW इक्वल W/V। ओके, तो W/V की जगह हम M मल्टीप्लाई MW रख सकते हैं इस वाले में। W/V की जगह हम इसको भी देखो इस टर्म्स में ले लीजिए, N मल्टीप्लाई E इक्वल W/V। ओके, देखो ये भी W/V इक्वल M मल्टीप्लाई MW है, यहाँ यूज कर लेते। तो देखिए N मल्टीप्लाई E इक्वल मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास। एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। ठीक है ना, इस तरह से आपके फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट अगर हमें किसी भी कंपाउंड का निकालना है तो क्या होता है हमारे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो उसके जरिए हम यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो ई की जगह पर मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू एन मल्टीप्लाई MW अपॉन एन फैक्टर। इक्वल में क्या है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई MW का। तो देखिए MW से MW कट हो गया आपके। तो देखिए यहाँ पर क्या जाता है, नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाता है मोलैरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पर देखिए किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती है या किसी भी बेस की एसिडिसिटी होती है एन फैक्टर की वैल्यू। जैसे मान लो H2SO4 लिया, H2SO4 एसिड है तो उसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि H2SO4 कितने H दे सकता है उसके बेसिस को हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं एन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ H2SO4 कितनी H दे सकता है, आपके 2 दे सकता है, तो इसलिए उसकी एन फैक्टर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर HCl है, सिर्फ एक ही H दे सकता है, तो उसके एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 1 होगी। ठीक है, ये तो एसिड के केस में हुआ। बेस के केस में अगर हम चले, बेस की हम एसिडिसिटी निकालते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक OH होता है। ओके, तो वो एक ही OH आपके दे सकता है, तो उसका एन फैक्टर वैल्यू 1 हो गया। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, वो 2 दे सकता है। ओके, तो 2 हो गया। ठीक है, तो यानी कि एन की वैल्यूज है, यहाँ पर आपके नोट लिख लेते हैं। यहाँ पर एन की वैल्यूज हमेशा एन की वैल्यूज या तो मोलैरिटी के इक्वल हो सकती है या फिर मोलैरिटी से ज्यादा हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इससे हो सकता है ये रिलेशन। नॉर्मेलिटी की वैल्यू मोलैरिटी से कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि एन फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है मोलैरिटी में। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से यहाँ पर ये एक नोट्स बनता है नॉर्मेलिटी के बारे
नॉर्मेलिटी होती है बच्चों, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम होगा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपके टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी नोट लिख लेते हैं यहाँ पर। नोट नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये आपके टेम्परेचर पर डिपेंड्स करती है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी किस पर डिपेंड करती है बच्चों? आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ओके, आपके नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैलिटी। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैलिटी, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या बच्चों इसकी? यहाँ पर मोल्स ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg solvent। ओके, 1 kg सॉल्वेंट में आपकी कितनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या होगी? मोलैलिटी होगी। तो फॉर्मूला बनता है इसका यहाँ पर बच्चों, आपकी मोलैलिटी इक्वल हो गया आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी। ठीक है, ये आपके फॉर्मूला बन जाता है। और बच्चों इसमें देखिए कोई भी वॉल्यूम टर्म्स नहीं आ रहा है, इसको आपके आगे भी एक्सपांड कर सकते हो। ये स्मॉल w हो गया ग्राम में, ये हो गया मोल्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, ये फॉर्मूला बन गया मोलैलिटी का। ठीक है, तो मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपकी नोट बन जाता है मोलैलिटी does not depends upon temperature। तो बच्चों कुछ टर्म्स आज हमने स्टडी किए, और बाकी के कुछ टर्म्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।